जनाब प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे साहब, जो कि चेयरमैन हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के, एक दिलचस्प वाकया मैं बताऊंगा बाद में जब मैं बोलना शुरू करूंगा। जनाब ख्वाजा डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, जो कि पिछले तकरीबन 35-40 साल से समाज में बाहमी हम आहंगी और यगानगी की कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिशें रंग भी ला रही हैं। हमारी प्रोफेसर सैयद मुबीन जहरा साहिबा, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में इनको सुनता हूँ फॉर विमेंस राइट्स और स्पेशली मुस्लिम विमेंस राइट्स। हमारे जो दूसरे काबिल दोस्त हैं मोहम्मद वजीउद्दीन साहब भी, इनको मेरे ख्याल से इनका तारुफ देना ऐसे ही है जैसे सूरज को दिया दिखाना। ये मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं। इनका कलम इतनी तेज़ी से चलता है कि पता नहीं चलता कि कब कहाँ गए, कब रिपोर्ट आ गई। तो बहुत ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, हमारे डॉक्टर शम्स इकबाल साहब। शम्स साहब के लिए एक शेर से शुरुआत करूंगा। इनको मैं उस वक्त से जानता हूं जब ये नेशनल बुक ट्रस्ट में थे, और इन्होंने मेरा पीछा ले लेके रमज़ान के दिनों में एक किताब लिखवा ली मौलाना आज़ाद पे। टाइम मेरे पास नहीं था, मैं सहरी के बाद बैठता था और कुछ तगोबो करके, खैर वो किताब इन्होंने इसलिए लिखवानी थी कि इनको मौलाना आज़ाद नेशनल एजुकेशन डे पे पटना में उसका इजरा कराना था। और आपके लिए एक शेर मैं कहता हूँ, और वो शेर मेरे दोस्त अफजल मंगलौरी साहब का है। मेरी ज़िंदगी यही है शम साहब, मेरी ज़िंदगी यही है कि सबको फैज़ पहुँचे, फैज़ मतलब फ़ायदा। मैं चिराग रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। मैं 2-3 बातें करूँगा क्योंकि हमारे काबिल दोस्तों ने, प्रोफेसर मुबीन साहिबा ने, जसीम साहब ने और काफ़ी हद तक हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत ऐसी मतलब बहुत सी ऐसी बातें कर ली कि आई वुड से दैट दे डिप्राइव्ड मी ऑफ द वर्ड्स इन माय माउथ। लेकिन चंद बातें ज़रूर करूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। 9 मिनट का इन्होंने मुझे वक्त दिया था, कोशिश करूँगा कि इसको इस लिमिट में ही अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ। आप इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं और प्रोफेसर मुबीन जहरा ने भी कहा था कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप अच्छे से पढ़िए, कोई आइडियोलॉजी में मत जाइए। लोग बहुत सी बातें कहते हैं, हमें वो करना है जो हमारे लिए बेहतर है। अब एक बात मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि इतने सारे नौजवान हैं एंड द गर्ल स्टूडेंट्स हैव आउट नंबर्ड द बॉयज, तो उसके लिए यू कैन क्लैप फॉर योरसेल्व्स। बहुत खुशी की बात है। एक सवाल छोटा सा पूछना चाहता हूँ। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी ख्वाजा साहब, ये 10+2 की जगह लाई गई थी। अब ये जो नई पॉलिसी है, इसका जो मोटा सा फॉर्मूला है, मुझे हाथ खड़े करिए क्या फॉर्मूला है। जैसे 10+2 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या फॉर्मूला बनाया इन्होंने? एनीवन अगर गलत भी कहते हैं तो इट विल बी एक्सेप्टेड। जी, आपने हाथ खड़ा किया। बैंग ऑन टारगेट। ये यही है 5+3+3+4। इसका क्या मतलब है? पहले जो 5 साल हैं, शुक्रिया, पहले जो 5 साल हैं उनको हम फाउंडेशनल ईयर्स बोलते हैं। दूसरा जो हिस्सा है उसको हम प्रेपरेटरी स्टेज बोलते हैं। तीसरा जो हिस्सा है वो मिडिल स्टेज बोलते हैं। चौथा जो हिस्सा है वो सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। और आपको पता है ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई। अच्छा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों बनाई गई? ठीक है, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं हार्वर्ड जा रहे हैं, बेलियल्स जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कैम्ब्रिज जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन क्या मसले मसाइल पैदा हो गए? मैं अपना पर्सनल आपको वाक़या बताता हूँ। मैं जब केएम कॉलेज में था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरी वालदा चाहती थी कि मेरा बेटा मेडिसिन करे, तो मैंने अप्लाई किया, लेकिन वहाँ मेरा नाम नहीं आया। खैर, मैं अंग्रेजी भी मुझे पसंद थी, जैसे हमारे जसीम कह रहा हूँ, हमारे वजी साहब को पसंद है, तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स ले लिया। खैर, अब इसमें ये बताना चाहता हूँ मैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है। देखिए, 5-6 कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं। मेडिसिन में चले जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ठीक है, या फिर आर्किटेक्ट बन जाओ, पायलट बन जाओ, इस तरह के 5-6 कोर्सेज हैं।
अगर वो आपने कर लिए तो ठीक है। अब माशाल्लाह से हमारी जो पॉपुलेशन है 150 करोड़ के करीब है, तो हर एक को तो जगह नहीं मिल पाती, हर कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता, हर कोई लॉयर या जज नहीं बन सकता। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे जहरा साहब ने बताया और शम साहब ने बताया, इसमें बहुत सी ओपनिंग्स हैं, वोकेशनल भी है इसमें, स्किल्ड भी है। तो इसमें अच्छा सही कहा अपने वजी साहब ने, कोई काम छोटा नहीं होता, चाहे आप कैलीग्राफर हों, चाहे आप माली हों, चाहे आप कहीं हेल्थ वर्कर हों, किसी फैक्ट्री के अंदर किसी तरह के वर्कर हों, इसमें भी अच्छी वो मिल जाती है तनख्वाह। ज़्यादा मैं इस पे एक्सपेंड नहीं करूँगा, जो हमारी पॉलिसी है आपको काफ़ी पता है। कुछ भी आप करें, चाहे एम्ब्रॉयडरी करें, आर्ट करें, ये आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगी। हार्ड वर्क नेवर गेट्स लॉस्ट। कहीं ना कहीं व्हेन यू बर्न मिडनाइट ऑयल, ये बाद में आपकी मदद करता है। ये सब कहने के बाद मैं थोड़ा सा डायरेक्ट मैं आपसे कुछ रुजू करना चाहता हूँ, वन टू वन, हार्ट टू हार्ट बातें करना चाहता हूँ इन तमाम नौजवानों से। देखिए, शम साहब कह रहे थे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मकसद है वो आपको तैयार करना है नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली, चैलेंजेस को हम कैसे लें, इस तरह के हम अपने आप भी उभर के आए और अपने मुल्क को, कौम और तमाम जो अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें। टेक्निकली हमें जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कल्चरली वाइब्रेंट होना चाहिए और लिंग्विस्टिकली परफेक्ट होना चाहिए, जैसे शमस इकबाल साहब ने फरमाया। बिल्कुल ठीक। ये सारी चीज़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए हो सकती हैं। अलावा उसके आप और क्या कर सकते हैं? अलावा उसके आप अपनी मातृ ज़बान में भी तालीम हासिल कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपको पूरा इसका मौका दिया है। एक चीज़ मैं थोड़ी सी बताना भूल जाऊंगा, मराठे साहब, जो मेरी एक किताब छपी थी मौलाना आज़ाद पे, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से मिलने का टाइम लिया। इत्तेफाक से उन्होंने मुझे जो टाइम दिया 11 नवंबर का दिया, वो किताब ऐसी मैं लेके चला गया। मैंने एक ईमेल लिखी थी, प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उन्होंने टाइम दे दिया और 2016 में, ये किताब छपी थी 12 में, 16 में मैं किताब लेके चला गया। मैंने उनको किताब पेश करी। उन्होंने सरे वक्त पर मौलाना आज़ाद का जो टाइटल पे उनकी उनकी तस्वीरें देखते ही कहा, ये तो हमारे दिल में रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मेरे ख्याल से इसी का नतीजा है कि उर्दू के वो दिलदादा हैं। उर्दू के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, सही तरीके से चल रहे हैं। ऊंच नीच सब जगह होती है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा जो है उर्दू भी है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं, कभी कश्मीर में, कभी पटना में, कभी दिल्ली में, कभी बॉम्बे में जो हमारी सोसाइटी है अपनी एनसीपीयूएल, ये बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करती करती चली आ रही है। अलावा इसके जो किताब मेले हैं, वो भी अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। मैं बचपन में सुनता था उर्दू मर रही है, लेकिन मैं अपने आप को गलत साबित करता हूँ जब मैं एनसीपीओएल को देखता हूँ, मैं मुख्तलिफ उर्दू अकादमियों को देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि पूरा जो सिस्टम है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको कितना इंटरेस्ट है उर्दू के अंदर। और आखिर में बस मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, आप में से मुझे पता नहीं कितने स्कूल से हैं, कितने कॉलेजेस से हैं, मोस्टली कॉलेजेस से ही होंगे आप। जब आप अपने कॉलेज पार करके जामिया से हो, जेएनयू से हो, डीयू से हो, या किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से हो, पटना से हो, बॉम्बे से हो, आप ये एक्सपेक्ट मत करिए जैसे ही आप बाहर जाएं कॉलेज की दहलीज से कि यू शुड अर्न 5 फिगर सैलरी। ये नहीं होगा। छोटी मोटी भी एक आपको अगर जॉब मिल जाए 5, 10, 15 हज़ार की, खुदा का शुक्र अदा कीजिए, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कई बार हम ये सोचते हैं, अच्छा बस थोड़ा सा फीलर आ गया है, अब बात को मुकम्मल करता हूँ। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें वो सब मौसूल नहीं हुआ या नहीं मिला जो हम डिजर्व करते हैं। आपको कभी नहीं मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करें। आप देखिए कि जो नौजवान अपने को साबित करता है, ठीक है, अभी एक नौजवान जो है स्पेस में गए, उन्होंने अपने सुधांशु ने अपने को साबित किया। ठीक है। सोफिया कुरैशी, उन्होंने पाकिस्तान में जाके बॉर्डर पार जहाज को ले गई, साबित किया अपने को। ठीक है। शुभमन गिल ने साबित किया, अच्छी कैप्टेंसी करके, अच्छा स्कोर करके। तो अपने को साबित करिए। और आखिर में बस मैं ये कह के इजाजत लेना चाहूंगा
کہ یہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی ہے آپ کو مذہبی رواداری میں آگے بڑھائے گی، آپ کو انسانیت سازی میں لے جائے گی، آپ کو شخصیت سازی میں لے جائے گی. اور اس کو پڑھیے، جیسے زہرا صاحبہ نے کہا، اس کو سمجھیے. ٹھیک ہے، سانس ایچ اینڈ ایوری آئیڈیالوجی. اور بہت بہت شکریہ آپ کا ونس اگین شمس اقبال صاحب، آپ نے یہ موقع دیا. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں نوجوان لوگوں کے پاس جاتا ہوں، ان سے کچھ بات کرتا ہوں، چاہے وہ اسکول کے ہوں، مدارس کے ہوں، کالجز یا یونیورسٹی کے ہوں. بہت بہت شکریہ. اگر مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ.